नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली सांकेतिक और स्नेह वाली व्यालोक जी के लिए तैयार है। बहुत बहुत स्वागत प्रभु। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। व्यालोक जी, पप्पू, बड़े वाले पप्पू, उनके मोटे वाले पप्पू पिट गए। पप्पू यादव यही व्यक्ति जो गेरुआ वेश पहन के एक हिंदू संत का गेटअप करके भाण गिरी कर रहा था संसद के बाहर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तस्वीर को न जाने किन किन अधमों के पैरों के नीचे रख रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2 सनातनी युवक पहुंचे और बाकायदे उनके वीडियोज हैं। सबसे पहले जरा हम दिखा देते हैं घटनाक्रम हुआ कैसे, दर्शकों देखिए। और राम द्रोह में गति कहां तक जाती है ये भी अब खुल के बात करनी पड़ेगी। जरा देखिए पहले वीडियो, जिसमें पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ। धोती कुर्ता पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के, उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? दर्शकों, आप देख रहे हैं कि एक वाजिब सवाल पूछने के बाद सांकेतिक रूप से अपमान करने के लिए जिस तरीके से जूतेबाजी चल जाती है, जूता चला दिया जाता है। सीजीआई पर भी चला जूता और उन्होंने क्षमा किया, प्रधानमंत्री ने तो क्षमा किया। मैं इस व्यक्ति के बारे में क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये संसद का सदस्य भी है, तो इसलिए एक आचरण मर्यादा की। उसके बाद जिन 2 नौजवानों ने ये काम किया, अपना विरोध दर्ज कराया राम के अपमान पर, उनमें से दूसरा, उसका क्या कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। संतों का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्या आप साधु संतों का अपमान क्यों कर रहे हो? हमारे भगवान को ऐसे तुम पैरों में क्यों गिर रहे हो? हमारे आराध्य हैं, हमारे राजा राम हैं, भगवान हैं, और जो है 150-200 साल बाद मंदिर बना है, उसमें आप बिना मतलब की बातों को करते हो। तो क्या आप टाइम लेकर गए थे उनसे? क्योंकि देखिए सांसद से टाइम लेकर ही जाएगा। नहीं, कोई टाइम लेके नहीं गए थे हम। टाइम लेके नहीं गए थे। वहाँ उनका वो प्रेस वार्ता चल रही थी, तो हम वहाँ पत्रकार जा रहे थे, तो उसमें हम भी चले गए। अच्छा, तो अब क्योंकि आप एक आरोपी के तौर पर हैं, आपके जो साथी। सुना आपने दर्शकों, व्यालोक जी। उसके बाद अगर आप देखिए पहले वीडियो को, मैं फिर दिखाना चाहता हूं। हालांकि पप्पू यादव दुनिया भर के ड्रामे कर रहा है, तमाम तरह की चीजें कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये विरोध दर्ज कराने वाले की लिंचिंग नहीं हो रही है। पप्पू यादव से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? चक्कू वहां पर प्लांट किया गया है, और दूसरी तरफ राम का अपमान करने के बाद अगर समाज इस तरह से द्वेलित होता है, और जेनजी में हम अभी ये जो सो कॉल्ड आंदोलन देखा हमने काकरोचों का, इसमें जब भाषाई मर्यादा तो माँ बाप ही सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, समाज भी रिएक्ट कर रहा है अपने हिसाब से। उसी के साथ जरा दूसरी घटना, ये वीडियो नेपाल का है, मैं इसकी आवाज बंद कर रहा हूँ। नारा भारत में तो ये वीडियो ये बताता है साहब कि नेपाल में एक दूसरे तरह का मामला चल रहा है। एक बड़ी रोचक तस्वीर में दिखाऊंगा, फिर चलेंगे व्यालोक जी के पास। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर नेपाल की है, और इस तस्वीर में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। ये तब की है जब नेपाल के राजा, जो कि वहां राजशाही खत्म हुई, उसके बाद कथित लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या हुआ ये बात की बात है। हिंदू राष्ट्र का स्टेटस खत्म हुआ, वहां पर राजशाही हिंदू राष्ट्र की वापसी का एक मूवमेंट चल रहा है, और उस मूवमेंट की एक रैली में, बाइक रैली में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का फोटो, और साथ में ये नेपाल के जो राजा हैं, जो कि राजशाही नहीं रही, उनकी एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही। तो इन दोनों पर बात करेंगे। सनातन जाग रहा है, क्या नेपाल, क्या हिंदू। आप अब सनातन के हमारे आदर्शों को, सनातन के हमारे आराध्यों को इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते। और हाँ पप्पू यादव, तुम पिटे हो, चक्कूबाजी तुम जानबूझ के प्लांट कर रहे हो, थेथरई तुम कर रहे हो। आज तुम्हारा क्या गेटअप है वो ड्रामा भी समझ में आता है। तुम सिक्योरिटी अपनी बढ़ाना चाहते हो, मात्र तुम्हारा इतना ही खेल है।
लेकिन सनातन को बेइज्जत करने का रास्ता चुन रहे हो व्यालोक जी। अब आगे इसका विश्लेषण करेंगे इन दोनों घटनाओं का। सनातन की जागृति वर्सेस एक बार फिर तुम्हें अपमान करने का चस्का लग गया। सर, पप्पू की पिटाई हुई है क्या? मतलब मुझे मजा नहीं है। देखिए सर, ऐसा है कि हमारे युवक अब जाग तो रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं वहां तक, लेकिन ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। वो भीड़ भड़क्का हो गया, वो गुत्थम गुत्था हो गई। इस व्यक्ति को, इस थेथर को कम से कम 10 जूते तो पड़ने चाहिए थे। 10 जूते एकदम गाल पर पड़ने चाहिए थे। अरे दीपक चौरसिया पर 10 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है, क्या चाहते हैं आप? डर नहीं लगता आपको पप्पू यादव से? उन्होंने सवाल पूछ लिया 20 करोड़ का कर दे। इसके एक गुरुजी हुआ करते हैं फ्रॉड नंबर 1, उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने 2009 में मेरे ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया था। तो पत्रकारों का वो सब तमगा होता है सर, कर दे। कम से कम इस पर 10 जूते लगने चाहिए थे। क्यों लगने चाहिए थे मैं बताता हूं। ये व्यक्ति आदतन थेथर और झूठा है। मैं अभी जिस वक्त बैठा हुआ हूं, जहां बैठा हूं, वो जगह मेरी ससुराल है। यहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक जगह है खबड़ा। पिछले चुनाव के समय ये व्यक्ति वही नाटक करता हुआ आया यहाँ पर, और इसको यहाँ की जनता ने, यहाँ की महिषी जनता ने बढ़िया से कूटा। और वो मैं कह सकता हूं कि हाँ, कुटाई हुई, क्योंकि इसके कपड़े फाड़े गए, इसको बढ़िया से लत्तम जुत्तम हुआ, और उसके बाद से इसकी सिक्योरिटी और बढ़ाई गई। आपने सिक्योरिटी का जो पॉइंट लिया है, उसमें मैं बता दूं कि अभी इसको वाई सिक्योरिटी, वाई दर्जे की सिक्योरिटी मिली है। ये किसी भी तरह उसको जेड सिक्योरिटी में ले जाना चाहता है। ये व्यक्ति इतना पतित है, इतना नीच है, इतना अधम है, इतना पामर है, इतना शठ है कि ये उस राजकुमार के जूते चाटने के लिए अपनी नुकीली जीभ लेकर पड़ा रहता है। वो व्यक्ति इसको अपने ट्रक तक पर जगह नहीं देता है। पिछले विधानसभा चुनाव, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, तेजस्वी और राहुल गांधी खड़े थे, और ये जब चढ़ने लगा तो एक सिक्योरिटी ने इसको धक्का देके भगा दिया, और ये वहां पर एक स्टूल पर बैठा रहा। ये व्यक्ति इतना पतित है। कम से कम मैं अभी आपको बताना चाहूं दर्शकों, तो कम से कम 5 बार इसकी पिटाई हो चुकी है, सार्वजनिक पिटाई। और हर एक बार ये आंसू ले लेकर, बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू लेकर आता है, कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फलांत कर दीजिए। और ये प्रभु श्री राम के अपमान पर, और जिस तरह से बोल रहा है, और इसकी शुरुआती बात आप सुनिए सर। शुरुआत में ये क्या कर रहा है, आप कौन हैं? मतलब इसको इसके मालिक राहुल गांधी ने जो सिखाया है कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे कुकृत्यों पर जो भी सवाल करे वो भाजपाई है। अच्छा, इस देश में एक और मजेदार बात है, आप देश की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं, आप हिंदुत्व की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं, आप सनातन की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं, आप विकास की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं, आप मेट्रो की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं, आप स्मार्ट सिटी की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं। मतलब अगर भाजपाई ये समझने लगे कि इस देश का ठेका उन्होंने ले लिया है, तो गलत क्या समझेंगे? आप भाजपाई कब नहीं रहेंगे? जब आप हिंदुओं को गाली दें, जब आप इस देश के विरोध में खड़े हो जाएं। गालीबाज कन्याएं हमारी आर्मी को नीला हार्पिक, लाल हार्पिक कह रही हैं, उसके सम्मान में खुद अरविंद केजरीवाल उतर आया है और कह रहा है, जिस व्यक्ति ने, जिस तथाकथित बच्ची ने, हालांकि उसके 25-15, मैं तो कहता हूं कि आधार कार्ड ले आओ, और ये भी है कि उसकी छोटी बहन ने माफी मांगी है, ये भी है, उसकी माँ पूरा चेहरा ढक के आ रही है, और अब मोदी जीवा को ही दे रही है कि आप इसको गोद ले लीजिए। अरे वाह भाई, बिगाड़ दिया तुमने, और जब गोद लेने की बारी हो तो मोदी जी वाले ने। और उसके बारे में केजरीवाल ये कह रहा है कि मोदी जी कायर है, और रुचिका सिंह के साथ मोदी, मतलब मोदी के देखिए काम क्या क्या है। पहले उन्होंने रवीश कुमार का केबल काटा, मोटा भाई स्कूटर चलाते थे, प्रधानमंत्री पीछे बैठते थे, रवीश कुमार का केबल काटते थे। अब वो एक नॉन एग्जिस्टेंट कन्या, जो केवल इस वजह से चर्चा में है कि उसने देश के प्रधानमंत्री पद को
भद्दी गंदी गालियां दी। मैंने अभी अरविंद केजरीवाल को मैसेज किया है, और अगर उसका कोई चेला चपाटा हो तो पहुंचा दे। उसके चेले चपाटे मेरी बात सुनते हैं, इसलिए कि भाई अरविंद, तेरी भी एक बेटी है, मैं कुछ नहीं मांगता हूं तुझसे। उस बच्ची ने, तेरे मुताबिक वो बच्ची है, उसने जो जो गालियां मोदी और मेलोनी को लेकर दी हैं, जिन जिन अंगों उपांगों का नाम लिया है, मोदी की जगह तू केजरीवाल कर, और मैं किसी दूसरी महिला का भी नाम नहीं लेता हूं, तू अपनी पत्नी का नाम मेलोनी की जगह रख, और ठीक वही वीडियो दर्ज करवाओ अपनी बेटी से। हिम्मत है? नहीं है। रुचिका सिंह से ही वही वीडियो करवाओ और कहो कि ये बहुत बढ़िया काम किया है इसने, बेटी शाबाश। क्या दोगलापन है यार, क्या दोगलापन। और यही दोगलापन पप्पू यादव ने दिखाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम पिटाई हुई है, पिटाई होनी चाहिए और होनी चाहिए। आपने हिंदू धर्म को सस्ता बाजार का सामान समझ रखा है। अभी आप देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, मैं थोड़ा हारमोनियम लेकर इधर उधर निकल रहा हूँ। कांवड़ यात्रा शुरू हुई है भाई साहब, और मैं देखने गया, मैं केवल मजे लेने गया। रवीश कुमार के वॉल पर वही, आरफा खानम के वॉल पर वही, फलाने के वॉल पर वही। क्यों? क्योंकि भीड़ है, कांवड़ यात्रा है, किसी की गाड़ी लग गई, कांवड़ियों में से कुछ जेन जेड है। अरे वो भी तो जेन जेड है, गाली नहीं बक रहे हैं, केवल क्या किया, थोड़ी सी गाड़ी तोड़ दी। वो उसमें तुम विभाजन करोगे, उसको लाओगे कि मोदी जी ये व्हाट अबाउटरी कब तक चलेगी भाई? कि फलाने ने किया तो आप चुप रहे, चिल्लाने ने किया, व्हाट अबाउटरी बंद करो। या तो गाली सही है तो सबके लिए सही है, और एक इन लोगों का है लिया दिया भाजपा आईटी सेल, भाजपा के लोग। अरे मूर्खों, तुम लोग 12 वर्ष से सत्ता से वंचित इसलिए हो क्योंकि तुम सामान्य जन को भाजपा आईटी सेल बोल रहे हो। यस। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को नहीं कहा कि तुम मेरा बदला लो। इतने छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना रहे हैं कि दादू मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, चिल रहो। क्या समझते हो यार? 10 गालीबाजों को इकट्ठा करके तुमने ये कर दिया, और वो तुम्हारा तथाकथित आंदोलन किसकी पैदाइश है वो हमें नहीं पता। yes. कहां से लाते हो ऐसे आंदोलन? पूरा जीवन आंदोलनों को देखते बीता है भाई, क्या मजाक कर रहे हो? और आप देखिए, आरफा खानम कह रही हैं कि मोदी जी इस देश के गार्जियन नहीं है। हाँ भैया, तुम्हारे अब्बा हुजूर इस देश के गार्जियन है। प्रधानमंत्री क्यों गार्जियन होंगे? तुम्हारे अब्बा हुजूर होंगे। तो एक पाकिस्तान ले लिए और तुम्हारी जैसी कुलक्षणी को छोड़ गए 45 पाकिस्तान और बनाने को, गजवाए हिंद करने को। तो तुम्हारे अब्बा हुजूर हमारे गार्जियन होंगे क्या? और इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर गार्जियन नहीं है तो कौन है भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रिया श्रीनेत कह रही हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ कहना ही, अपनी जुबान को कष्ट नहीं दूंगा। वो कह रही हैं कि आप फेल हो रहे हैं। अच्छा, इन लोगों की सारी स्क्रिप्ट भी एक जैसी होती है। अरे भाई, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उसको तो सुधार लो, एक आदमी तो सुधार लो। अच्छा हाँ, वो क्या लिखा, क्या गलती किया उसमें है स्पेलिंग मिस्टेक? ORMC हाँ। भाई, कोई एक सुधार दो यार, तुरंत पकड़ में आ जाते हो तुम लोग। और उसके बाद जब जनता, अच्छा भारतीय जनता को तुम लोग कितना मूर्ख समझते हो यार? मतलब ट्विटर पर केवल तुम ही लोग हो क्या? इंस्टा पर केवल तुम्हारी गालीबाज फौज है? हम लोग भी हैं भाई, हमारे जैसे लोग भी हैं, चुपचाप जाते हैं, देख के मजा चले आते हैं। मोदी जी हैं रीलबाजों में दहशत फैली हुई है। बिल्कुल। 11 बजे उठते हैं, 11:30 बजे उठते हैं, एक रील ठोक के चले जा रहे हैं, उसके बाद जनता परेशान है। ये लोग किसको सर हथियार बना रहे हैं? एक है कोई साक्षी नाम की महिला ही कहूंगा मैं, माता है, उसको दिल्ली पुलिस ने तथाकथित तौर पर लाठी मारी, मेरे को क्यों ठोक दिया, ये उसका कैप्शन है। पहले तो यही कैप्शन देखिए, हम और आप नहीं बोल सकते हैं ऐसे। और वो महिला कांस्टेबल को धक्का दे रही है और गिरा दे रही है जमीन पर, और उसके बाद उसको 2 लाठी न लगे। और ये सब विक्टिम कार्ड कहां से? वायर, दिलनवाज पाशा, BBC, नाम पर ध्यान दीजिएगा मित्रों,
कपड़ों से पहचान होती है दंगाइयों की, मत भूलिएगा। दिलनवाज दिलनवाज पाशा, को दिलनवाज को मैंने परसों, बड़ा पुराना मतलब अब जाने दीजिए, तो मैंने एक टिप्पणी की, एक इनबॉक्स आया बड़ा इंटरेस्टिंग कि रोजगार करने क्यों नहीं देते। बहरहाल ये अलग अलग बात है। अच्छा, एक चीज अब ले चलते हैं जरा नेपाल आपको। और यहाँ मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग बड़ी सफाई दे रहे हैं कि देखिए ये प्लांट किया है पप्पू यादव ने खुद, ये उनके लोग हैं, ऐसा किया है, सिक्योरिटी के लिए किया है। ठीक है, एक ये तरीका है, ड्रामे के लिए जाने जाते हैं पप्पू, लेकिन मर्म ये बड़ा है। और राष्ट्रवादियों या दर्शकों, आपको भी इस मर्म को समझना चाहिए कि अब अगर इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हिंदू आइकन, सनातन जो हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं, अगर उनके खिलाफ इस तरह की चीजें करोगे तो समाज उठेगा और हालांकि कामना अभी व्यालोक जी की ज्यादा है। अब जरा इसी विस्तार को लेके चलते हैं। नेपाल में एक घटना हुई, दुखद घटना हुई, कांवड़ यात्रा, और उसमें पथराव वही आप लोगों के पुराने मतलब तेवर को कहें तो एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष ने जो है वो पत्थरबाजी की। और उसके बाद जो उस पूरे मधेश इलाके, हालांकि 3 मौतें हो गई हैं और अब धीरे धीरे कर्फ्यू में भी बहाली हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन, क्या आपको याद आता है नेपाल में इसका कोई इतना इतिहास? और अब जब वहां पर कंट्रोल सरकार से लेके और लीड करने में जैनजी का है, और मैंने जो एक तस्वीर आपको दिखाई थी कि ये जो कनेक्शन क्या कहलाता है, जो कि नेपाल से कभी, इस पर मैंने एक वीडियो भी किया था उसी समय। व्यालोक जी, इसको कैसे देखते हैं कि भाई साहब बात अब दूसरी हो गई है? पहले हम यहाँ बात करके मैं बार बार दोहराता था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, राज का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से। लेकिन क्या बात अब उससे आगे बढ़ गई है? वो करेगा, सत्ता की निरंतरता तो बनाए ही रखेगा, लेकिन अगर तुम विश्व वमन किया, तुमने अपमान किया, या कोई इस तरह की घटना हुई, तो वो सड़कों पर उतर के और तुम्हें कायदे से सिखाएगा भी, सड़क से लेके संसद तक, पप्पू यादव से लेके नेपाल तक। जी। जेन जी है सर, विद्रोही है, अपनी जड़ों की ओर है, और वास्तविक अर्थों में युवा है। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नेपाल की जनता, क्योंकि देखिए आप समाचार किस तरह के पहले समाचार आते हैं। जी जी, आप जारी रखें। ऐसे भ्रमित हुई, माओवादियों को उन्होंने सत्ता सौंप दी या उनके हाथ से ले ली गई, लेकिन वो तुरंत जैसे स्प्रिंग बोर्ड से वापस आता है ना, जितना दबाव दिया गया वो आता है फिर और ऊंचे जाता है। तो अब नेपाल संतुलन के ऊपर वाले, अब वो छलांग ले रहा है। नेपाल की पहले बात कर लेते हैं। नेपाल में सीधी सी बात है कि हिंदू राष्ट्र का संस्कार है, और वह कभी गुलाम नहीं रहा है। छोटा सा देश रहा है, लेकिन कभी गुलाम नहीं रहा है, अंग्रेजों का भी गुलाम नहीं रहा। तो इसलिए उसके संस्कार मूलभूत तौर पर जिंदा है। चीन ने, अमेरिका ने, तमाम लोगों ने मिल मिला के एक प्लांट किया वहां। और ये भी किसकी गलती है सर? आप कहेंगे कि आप सब चीज को कांग्रेस से जोड़ देते हैं। एंटोनियो मैनो गई थी पशुपतिनाथ मंदिर, और पशुपतिनाथ मंदिर का नियम है कि वहां म्लेच्छों को प्रवेश नहीं देते। म्लेच्छों, गैर हिंदू कह लीजिए, मैं म्लेच्छ कहता हूं। एंटोनियो को प्रवेश नहीं दिया गया। तब देश के प्रधानमंत्री असली वाले पप्पू थे। मतलब इसको तो आप लोग पप्पू कहते हैं, मैं नहीं मानता, मैं विषधर मानता हूं राहुल गांधी को। इसके पप्पा जो थे वो असली पप्पू थे। वो उन्होंने अपने जीवन में भी दिखाया, जीवन के बाद भी दिखाया। तो वो पप्पू। अच्छा व्यालोक भाई, आपको याद आता है कि जब वहां पशुपतिनाथ मंदिर में सोनिया को नहीं एंट्री मिली, एंटोनियो मैनो को, तो राजीव गांधी साथ थे क्या? उन्होंने अकेले दर्शन किया था? मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं किया था वो, याद नहीं किया था। आ गए थे, वो वापस आ गए थे, और फिर बदला लेने की कार्रवाई शुरू किया वेटिकन की तरफ से। इनफैक्ट इंदिरा गांधी को पुरी के मंदिर में भी प्रवेश नहीं मिला था, इंदिरा गांधी तक को। तो उन्होंने भी अपना बदला निकाला था। वो एक और ये तो सोमनाथ में क्रिश्चियन लिखवाई के आया है, और ये तो क्रिश्चियन अपना लिखवा के आया है। राजीव गांधी ने ब्लॉकेट किया,
नेपाल का, और नेपाल को मजबूर किया। जो नेपाल घर रोटी बेटी का संबंध, सर मैं मिथिलांचल में रहता हूं, हम लोग पैदल जाते हैं नेपाल। अरे भाई, आप जहां बैठे हुए हैं वहां से आप पैदल जाते हैं आपके घर से, और आप तो गोरक्षनाथ पीठ के बगल में बैठे हुए हैं। वो फोटो क्यों दिख रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजनेता के तौर पर वहां नहीं दिख रहे हैं भाई। वो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं, इसलिए वो दिख रहे हैं। वो हिंदुत्व के आइकॉन हैं, वो हिंदुत्व के प्रतीक हैं, इसलिए वो दिख रहे हैं। हाँ, गोरक्षनाथ मंदिर में जो संक्रांति का मेला लगता है, बड़ा विश्व प्रसिद्ध मेला है। पहली खिचड़ी जो है वो राज परिवार से आती है, आज भी आती। इतना ही नहीं इन्होंने किया, आजादी के बाद इसके परनाना ने क्या किया, नेपाल से सर अयोध्या जी जाती थी भेंट, परंपरा को उसको बंद किया इस अंग्रेज अय्याश नेहरू ने। एक इतनी बड़ी सांस्कृतिक परंपरा को आपने बंद कर दिया, और इस देश का प्रधानमंत्री अभी जो है वो क्या कर रहा है, वो थाईलैंड की राजकुमारी से जाके संबंध जोड़ दे रहा है, और वहां से अयोध्या जी का संबंध हो रहा है, जो कि अयोध्या का अयोध्या से, थाईलैंड में जो राजधानी है वो अयोध्या कही जाती है। आप मतलब इस देश को सांस्कृतिक तौर पर आपने पंगु बना दिया, और अब नेपाल में वही उबाल है। राजीव गांधी ने ब्लॉकेट किया, नेपाल भूखों मरने पर मजबूर हुआ। वो क्या करता, वो जाके चीन की गोद में बैठ गया। उसी के बाद आप देखिए वहां माओवादी, काओवादी, लाओवादी सब वादी हुए, और उन्होंने नेपाल की ऐसी तैसी कर दी। अब रिक्लेम आवर नेशन जो युवा वर्ग का काम है वो कर रहे हैं, और वहां पर दो बड़े लक्षण, दो बड़े वायरस हुए, एक माओवादी, दूसरे मोहम्मदवादी। पूरे नेपाल की सीमा पर कुकुरमुत्तों की तरह पनप गए दरगाह, मदरसे और तमाम चीजें। और ये लोग जब आते हैं तो बहुत चुपके से आते हैं, फिर अचानक आपको पता चलता है कि अरे हमारी तो जमीनें ही लुट गई। इधर से अमित शाह ने वहां ऑपरेशन शुरू किया है, उधर से जेनजेड ने शुरू किया है। जेनजेड अब जला रहा है, तोड़ रहा है, क्योंकि उसको चाहिए, अपनी जमीन वापस चाहिए। वो भारत के जेनजेड की तरह गालीबाज नहीं है, मैं पूरे जेनजेड को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो एक प्रतिशत यहां निकला, अगर तुम युवा हो तो रिक्लेम करो, अपने मंदिरों को रिक्लेम करो, अपनी संस्कृति को रिक्लेम करो। और ये डायलॉग, घटिया डायलॉग मत दो कि हमेशा धर्म की बात मत कीजिए, भाजपा बांटती है, धर्म की नहीं तो अधर्म की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये डेवलपमेंट में आपको बता दूं, जो अकेले उत्तर प्रदेश की सीमा, बिहार को भी छोड़ देते हैं, यूपी की सीमा जो है, यूपी में योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि नेपाल में इंटरफेयर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। एक सांस्कृतिक संबंध है और बिल्कुल एक दूसरे तरह का संबंध है नेपाल से। और कभी नेपाल के सिक्के पर और श्री 5 योगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ये लिखा होता था वहां की मुद्राओं पर। इधर डेवलपमेंट में आपको बताऊं, आप ले लीजिए इधर आपका गोपालगंज और बाकी इस तरफ से लेके और उत्तराखंड की सीमा तक पे, पूरी सीमा पर मदरसों का, अवैध मदरसों का, मस्जिदों का एक जाल बन गया था। उत्तर प्रदेश में 2017 से जो सरकार चल रही है उसने, चाहे वो सिद्धार्थ नगर हो, महाराजगंज हो, इधर आपके, और मैं आपके बिहार की तक ही मैं बता सकता हूँ, सुपौल वगैरह जैसी जगहों पर बिहार सरकार ने ड्राइव चलाया, और वो एक तस्करी का था, वाहन चोरी का एक रैकेट था, कई ऐसे नाम थे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बहुत सी ऐसी कुख्यात घटनाएं भी हुई, आपको याद है, कई वहां पर अपराधी भी निपटाए गए। अननोन गनमैन आज बात होती है, लेकिन कई ऐसे अपराधी थे कुख्यात जो जीरो लाइन पर वहां पीछे पाए गए, है ना। तो वो सब भी मुख्तार अंसारी का गैंग था, तमाम था। तो ये एक नेटवर्क पर लोगों की नजर पड़ी है, मधेसी एरिया से ये शुरू हुआ है, उनको नजर पड़ी है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जो डेमोग्राफिक जो चेंज है जो भारत में, जिसको लेके कि अब टास्क फोर्स अपने यहाँ हो ही गई है, प्रधानमंत्री ने खुद ही बताया कि भाई हम डेमोग्राफी उस पर कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में भी ये जागृति हो रही है। और एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग दर्शक, नेपाल में जब बालन शाह और ये सब जो जंजी वाला आंदोलन हो रहा था, तो इसे 2 अंतिम बातें कहूंगा, फिर आज की चर्चा समाप्त करूंगा। आप याद कीजिए, मैंने ये वीडियो बनाया था व्यालोक जी, आपके साथ भी मैंने बातचीत की थी और साफ कहा था कि नेपाल में ये जो राष्ट्रवादी क्रांति है, जी हाँ, मैंने कहा था ये राष्ट्रवादी क्रांति है,
और राष्ट्रवादी बहुत सारे लोग कह रहे थे अमेरिका ने रिजीम चेंज करा दिया, ये करा दिया वो। जरा बालन शाह के काम को देखिए, उनके अमेरिका कनेक्शन और तमाम चीजों पर यह बातचीत हुई थी। लेकिन अंत में एक चीज कहूंगा राहुल गांधी को, राहुल गांधी आप चाहते हैं ना भारत में नेपाल जैसी स्थिति हो जाए, आज वाला नेपाल चाहिए आपको? दर्शकों आपने वीडियो देखे हैं ना, नेपाल के सनातनी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि साहब फलाने भगाओ, देश बचाओ, वहां ये बात चल रही है साहब। राहुल गांधी कैसा लगा आज का नेपाल? हो जाए बोलिए। तो मुझे लगता है दर्शकों अब हम सबको इस पर भी विचार करना चाहिए कि राहुल गांधी का जो सपना है उस सपने को भारत में पूरा करें, जो आज नेपाल में जंजी कर रहा है। क्यों राहुल गांधी, क्यों अखिलेश यादव और तेजस्वी भाई, ममता जी, करना है नेपाल, आओ करें। वो तमाम कांग्रेसी इकोसिस्टम जो मटक मटक के डफलियों पे कहते हैं यहाँ नेपाल होना चाहिए, आओ आज का नेपाल करें जो नेपाल में हो रहा है। तो इसलिए कभी उधार के सिंदूर से सुहागिन बनने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उधार का सिंदूर कभी भी छीना जा सकता है और आप राजनीतिक वैचारिक रूप से बेवा घूमने पर अभिशप्त होते हैं। चलो भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा भाषण आज मैंने भी झाड़ लिया, एक आध दर्शक लिखेंगे क्या बात करते हैं आप, बेलोग जी का समय ले गए। तो अगर आज की चर्चा आपको तनिक भी सार्थक लगती है तो इसको जरा आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन सिर्फ एक बार दबाना होता है, इसलिए अगर दबा लिए हैं तो ये सूचना आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर नहीं दबाया है तो ये निवेदन आपके लिए है। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक, हम दोनों को आज्ञा देने से पहले व्यालोक जी व्यालोक वाड़ी पर भी पाए जाते हैं, आप सब वहां भी जाएं, ये आपसे निवेदन है। प्रणाम, नमस्ते, जय जय श्री राम। जय श्री राम।